इतना खतरनाक लोग है। एक तरीपार पूरे देश को चला रहा है, एक गुंडा, एक आतंकवादी, वो आपको न्याय देगा, इंसाफ करेगा आपके साथ। जितने भी बीजेपी के मोर्चे हैं, सबके मोर्चे के प्रमुखों को पिटाई करना पड़ेगा। इसके नेताओं के कॉलर पकड़कर एक मंच पर घिसेटते हुए ला रहा है। ये सब दलाल है, ये समाज के गद्दार है। तुम पेवर अम्बेडकरवादी होंगे तभी तुम लड़ने का जज्बा रख सकते हो, नहीं तो नहीं लड़ सकते। गुलाम कभी बगावत नहीं करता। सरकार को हिलाना, सरकार के मंसूबों को पर पानी फेरना, ये नौजवानों का काम है। इसलिए आपको समाज के नेताओं के कॉलर पकड़कर एक मंच पर घिसेटते हुए ला रहा है। ऐसी कमेटी में कितने लोग शामिल होना चाहते हैं? हाथ खड़े करिए। घिसेट के लाना पड़ेगा। किसी जमाने में महाराष्ट्र में रिपब्लिकन एकता के लिए लोगों ने, नौजवानों ने पूरी व्यवस्था किया था बंद कमरे में हमारे नेताओं की, और एक हुए थे रिपब्लिकन पार्टी के 4 सांसद, कांग्रेस से समझौता करके 4 सांसद आए थे। उसके बाद कभी नहीं बने। ऐसे लोगों को कम से कम एक जगह पर लाओ। नहीं लाओगे, बैठने के काबिल नहीं रहोगे। बात करना तो बहुत बड़ी दूर की बात है। बहुत खतरनाक वक्त है। मैं सारे आरएसएस के मंसूबे को जानता हूं, मैं उस पर रिसर्च किया हूं, सारा अध्ययन है मेरे पास, वो क्या चाहते हैं। इसलिए आप लोगों को आगाह करता हूं कि सबसे बड़ी जड़ है संविधान, लोकतंत्र जो खतरे में आया है हमारे नेताओं के कारण। पहले कांग्रेस ने हमारे रिपब्लिकन नेताओं को डिवाइड किया, खरीदा, प्रलोभन दिया, और आज बीजेपी वो काम कर रही है। वामन मेश्राम जी उस कैंसर युक्त व्यक्ति के साथ में फोटो खिंचा रहे और ईवीएम मशीन का आंदोलन कर रहे, जिस व्यक्ति ने 16 साल औरंगाबाद यूनिवर्सिटी का सिर्फ एक बोर्ड लगाने के लिए, नामकरण करने के लिए 16 साल लड़ना पड़ा, लॉन्ग मार्च से निकालना पड़ा। कई लोग मर गए, कट गए, कई लोगों पर जुल्म अत्याचार हुए और कई जेल चले गए। उस व्यक्ति के साथ जिन्होंने रिपब्लिकन एकता, अम्बेडकरवादी एकता को खत्म किया, उस शरद पवार के साथ में फोटो लगा रहे। ये व्यक्ति, यही लोग हमारे नेताओं को असंगठित करते हैं। आज बीजेपी कर रही है। शेड्यूल कास्ट मोर्चा, शेड्यूल ट्राइब मोर्चा, बैकवर्ड मोर्चा, माइनॉरिटी मोर्चा, जितने मोर्चे हैं, ये सब दलाल है, ये समाज के गद्दार है। आपको जितने भी बीजेपी के मोर्चे हैं, सबके मोर्चे के प्रमुखों को पिटाई करना पड़ेगा। आपके समाज के लोगों ने इनकी जड़ों को मजबूत किया है। आपके समाज के लोगों ने इनको स्थापित किया है, न तो इनकी कोई औकात नहीं थी। तो सबसे पहले जो लोग आरक्षण का लाभ लेके राजनीति में सांसद, विधायक बने हैं, उनकी भी पिटाई करना पड़ेगा। और मुझे आप अगर इजाजत देते हैं तो सबसे पहले मैं पिटाई करूंगा। मार खाने की बात आएगी तो मार भी खाऊंगा। ऐसे कितने लोग हैं। मैडम ने कहा है कि यहाँ 75, 80, 90 साल के हैं। नौजवानों को खड़ा करना, तो किसके घर में नौजवान नहीं है? सबके घर में। एक आध लड़के को भी तो लाया करो अपने साथ, नेतागिरी करते। अपने पत्नी को भी तो लाया करो कि क्या हो रहा है देश में। बहुत से लोग हैं जिनके पत्नी को मालूम नहीं कि अम्बेडकरवाद क्या है, उनके बेटों को मालूम है। बात सही कहा कई लोगों ने। जितेंद्र कुमार साहब ने कहा, तुम पेवर अम्बेडकरवादी होंगे तभी तुम लड़ने का जज्बा रख सकते हो, नहीं तो नहीं लड़ सकते। गुलाम कभी बगावत नहीं करता। इसलिए आपको पहले नेताओं को ठिकाने, और वो ज्यादा टाइम नहीं है साहब, मेरे ख्याल से 15 दिन में ही ठीक करना पड़ेगा, अप्रैल के महीने के अंदर ही। हाँ, कम से कम तुम बीजेपी को रोक ही लो। इस बार नहीं रोके, इस बार नहीं जागे तो कभी जागने का वक्त नहीं मिले। आप क्या समझते हैं? आप लोगों को ये लगता है कि हम अब टाई कोट फुल पेंट पहन लिए, बंगला गाड़ी, ये सो आराम से प्लेन से घूम रहे तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं हो सकता।
इतिहास पलटा के देख लो पन्ने, वो तो बौद्ध सम्राट थे, वो ब्रदर्स राजा थे, वो यही उन्हीं के वंशज आज सत्ता में है, जो पुष्पमित्र सुंग ने उनकी हत्या करके राजपाट छीन। तुम्हारी हमारी क्या होगा, सब कुछ छीन लिया जाएगा। लाखों डिटेंशन सेंटर बने हैं पूरे देश में, क्यों बनाए गए पूछिए आपने कभी विचार किया किस लिए बनाए गए? असम का डिटेंशन सेंटर जाके देख लीजिए। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बहाने सबकी नागरिकता को शून्य करके अपने ही देश में उनको घुसपैठिया घोषित कर दिया गया और सबको जेल में डाल दिया गया। जहां 10 लोग रह सकते वहां 50 लोगों को ठूस दिया गया, सांस नहीं ले सकते। कितना खतरनाक लोग हैं। एक तरीपार पूरे देश को चला रहा है, एक गुंडा, एक आतंकवादी। वो आपको न्याय देगा, इंसाफ करेगा आपके साथ? आप क्यों नहीं समझ रहे कि ये कितने भयानक और कितने खतरनाक लोग हैं? अमित शाह ने 2019 में कहा था, मैं नाम लेकर बात करता हूं, 2019 में उन्होंने कहा था कि यदि हम ये चुनाव जीत गए 30 साल तक चुनाव नहीं होंगे, कोई हमें हटाएगा नहीं। फिर आप कौन से लोकतंत्र में जिएंगे, कौन से संविधान के बदौलत जिएंगे? कैसे सम्मान से कोट का फुल पैंट पहन के आप घूम सकते हैं, रह सकते हैं? सबको जेल में डाल दिया जाएगा। जो बोलेगा अकेला अकेला उसकी हत्या कर दी जाएगी। मेरी भी नंबर फैला, कोई नहीं बोल सकता इतना। मैं पहले 5 घंटे लगातार बोलता था, अब मुझे तो मेरा गला सूख जाता है, इसलिए बार बार पानी पीता हूं। सरकार को हिलाना, सरकार के मंसूबों को पर पानी फेरना, ये नौजवानों का काम है। मेरी उम्र भी 64 साल हो गई, लेकिन मैं कभी अपने को 64 साल का नहीं समझता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी 34 साल का हूं और मैं बहुत कुछ बदलाव ला सकता हूं, क्रांति कर सकता हूं, लेकिन अकेला कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आप लोगों को यहां बुलाया था, 500 प्रतिनिधियों को बुलाया था, बुद्धिजीवियों को बुलाया था, अम्बेडकर वादियों को बुलाया था कि चलो हम इतने लोग मिलकर कुछ क्रांति लाएंगे, इनको रोकेंगे। लेकिन यहां आधे से भी कम लोग आए। अब मैं ज्यादा आपसे बात नहीं करूंगा। जिन जिन लोगों ने हाथ खड़े किए थे उसकी कमेटी बनेगी। कमेटी में नाम जिन्होंने हाथ खड़े किया वो कमेटी, और वो कमेटी अपना पैसा खर्च करेगी। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। वो कमेटी अपनी गाड़ी, कार, घोड़े से जाएगी और जितने भी अम्बेडकरवादी नेता है, चाहे वो मायावती के बाद भी आप जाना चाहो तो जा सकते हो। जितने बहुत से 1760 पार्टियां घर घर में बना के रखे ना, इन लोगों के कागज पकड़ो। कितने सांसद है, कितने विधायक है, कौन सी राजनीति करते हो, काहे की नेतागिरी करते हो? कितना लोकसभा का चुनाव लड़े हो, कितने विधानसभा में चुनाव लड़े हो आपने? तो नेतागिरी क्यों? इसलिए पैसा कमाने के लिए, दलाली करने के लिए, समाज को बेचने के लिए। समाज को सरेआम बेचा जा रहा है, समाज के साथ धोखाधड़ी हो रही है। जितने भी नेता है सब गद्दार है। मैं सारे नेताओं की हिस्ट्री जानता हूं। मैं सब इनके साथ 30 साल 40 साल से इनके साथ रहा हूं। कोई समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए सामने आना चाहिए। अगर ये अम्बेडकरवादी है और समाज के शुभचिंतक है तो फिर तुम्हारा मिशन एक है, उद्देश्य एक है, तो फिर बाबा साहब ने संगठित होने की बात कहा तो एक क्यों नहीं होते? एक इसलिए नहीं होते कि इनको अपनी राजनीतिक दुकान चलाना है। इनकी जब तक राजनीतिक दुकान चलेगी, ये नेता गरीब नहीं है। इनको करोड़ों का, लाखों का चंदा आता है। मैं आप भीख मांग मांग के 10 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए करके एक क्लब आयोजित किया हूं। ये कोट टाई फुल पैंट मेरा नहीं है। मेरा अपना कुछ नहीं इस देश में, न मकान है, न दुकान है, न जमीन है, न जायदाद है, बैंक है, न बैलेंस है। लेकिन मेरे सामने सब आंख में आंख डालकर बात करने की बड़े बड़े तोपचंदों की हिम्मत नहीं। ये दौलत का न मैं कभी झुका हूं और न कभी बिका हूं, न कभी टूटा हूं और न टूटने की सोचता हूं।
इसलिए सबसे बड़ी जड़ है नेता। नेताओं को कमेटी बन गई, कमेटी अभी नाम घोषित होंगे और आप जाइए। और मैं नहीं आऊंगा, मेरे को तो ऐसे ही ये तो बोलता ही रहता है, बोल देंगे, मेरे को पूछेंगे। आप बुद्धिजीवी है, विद्वान लोग है, आप उनके पास जाइए, बोलना इस तारीख को आपको आना है। अरे तुम किसी के सामने भीख मांगने, हाथ फैलाने के बजाय अपना संगठन, अपने लोगों को एक साथ खड़े करो और मिलकर चुनाव लड़ो। जहां तुम्हारी ताकत है वहां तुम्हारा प्रत्याशी जीत के जाएगा, सारे लोग समर्थन देंगे। बहुत भयानक स्थिति है। तो मैं ये चाहूंगा कि बोध गया जो मामला था, यहाँ का बोध गया गौतम साकेत, तो खास तौर पर ये लंदन से आए हैं रवि एस गौतम, वो आपके सामने सिर्फ 5 मिनट अपनी बात रखेंगे। तो मैं रवि एस गौतम साहब को आमंत्रित करूंगा। इसको सुनने का बहुत गंभीर मामला है। जो कि हम यहाँ मूल निवासी हैं, ये कोशिश की जा रही है कि ये लोग कुछ नहीं हैं। जो लोग यूरेशिया से आए हैं, और आज भी वैज्ञानिक तरीके से ये सिद्ध किया जा सकता है कि जो लोग यूरेशिया से आए हैं उनके शरीर में R1A1 DNA है, R1A1 DNA पाया जाता है, मूल निवासियों के शरीर में नहीं। हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। बुद्धिज्म यहाँ पर 2500 साल से हम लोग बुद्धिस्ट रहे हैं। बीच में जाके कैसे क्या हुआ उसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो हम लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकने की ये जो डेवलपमेंट हुए हैं पिछले कुछ वर्षों से, कि सुप्रीम कोर्ट भी उसमें शामिल है और पॉलिटिकल पावर्स तो है, ये मनवादी लोग तो है ही हैं, और इनके जो धर्म ग्रंथ है उसके अनुसार तो है ही है। तो हमने ये विचार किया कि इस मामले को यहाँ उपस्थित जो बुद्धिजीवी गण हैं उनके सामने रखा जाए। विनीत मौर्य जी इस हॉल में मौजूद हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ आ जाएं, मेरे पास में खड़े हो जाएं, क्योंकि ये विनीत मौर्य जी हैं कौन? ये रहे विनीत मौर्य जी। इन्होंने ही पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में बौद्ध विरासत की कि साकेत एक बौद्ध स्थल है। और वो पिटीशन एडमिट हो गई थी। तो उस तरीके से 3 मेन पार्टी हो गई, हिंदू, मुसलमान और बुद्धिस्ट। मैं विनीत जी के साथ इस मामले में जुड़ा रहा हूं, तन से, मन से, धन से विनीत जी के साथ मैं काम करता रहा हूं। और जब 40 दिन की प्रोसीडिंग्स हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, आखिरी के 3 दिन हम दोनों लोग सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। उस दिन 39वें दिन, 39th डे, यानी कि एक दिन 40वें से एक दिन ठीक पहले ये कहा गया जजों ने कि हम बुद्धिस्ट मामले को अलग करते हैं, डिटैच करते हैं, जो कि लीगल टर्म्स में, मैं तो वकील नहीं हूँ, वकील लोग गण यहाँ पर मौजूद हैं, तो डिटैच शब्द यूज किया था कि हम डिटैच करते हैं, हम बुद्धिस्ट को बाद में सुन लेंगे, पहले हिंदू मुसलमान को सुन लेंगे। तो जो हम लोग ने ये समझा कि ठीक है भाई सुन लो, और फैसला देने से पहले हमें सुना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और शीघ्र ही फैसला सुना दिया गया। उस दिन मैं बॉम्बे में किसी कार्यक्रम में जा रहा था, एयरपोर्ट में देखता हूं कि यह फैसला सुना दिया है। उसके बाद जो है अभी पिछले वर्ष फरवरी में, 2 फरवरी के आसपास, 2 फरवरी, यह अयोध्या में रहते हैं भाई मेरे, और इनका घर जो है बाबरी मस्जिद वाला वो स्पॉट से मात्र 500 मीटर दूर है। 500, केवल 500, ज्यादा दूर नहीं। बचपन में गेम खेलते थे तो इनके गेम बाबरी मस्जिद में घुस जाती थी, इस तरीके से ये मिल जाता था। मतलब इतना क्लोजली ये वहां से इनका नाता है। तो कोर्ट ने क्या किया, जब 2 फरवरी पिछले वर्ष 2 फरवरी को हमर विनीत जी यहाँ दिल्ली आए और हम लोग पास के लिए लाइन में लगे। जो लोग सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर जानते हैं वो तो समझते हैं कि वो कई एक क्यू होती है। तो विनीत जी एक क्यू में लगे, मैं दूसरे क्यू में लगा और मुझे पास मिल गया अंदर जाने का चीफ जस्टिस वाले कोर्ट रूम नंबर 1 में। और तब तक वो जो उनके जो संख्या होती है उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है
तो विनीत जी को नहीं मिल पाया अंदर जाने का। तो मैं अंदर था कोर्ट के, तो जब हमारी टर्न आई, हमारी बात की जब टर्न आई, तो जो मौजूदा चीफ जस्टिस है चंद्रचूड़ साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाय द वे मैं हिंदी के अलावा इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हूँ, अपने आप को प्रोफिशिएंट मानता हूँ। मैं समझ सकता हूँ क्या है, मैं लीगलिटी तो ज्यादा नहीं जानता, ऐसा कुछ नहीं है कि लीगल, लेकिन सिंपल इंग्लिश यस आई अंडरस्टैंड इट क्वाइट वेल। तो उन्होंने ये कहा कि अब तो मंदिर बन गया है, अब क्या करोगे इसका, मतलब बच्चों वाली बात, छोटे छोटे हम लोग जो थे ना, तो माँ बाप ऐसे लॉलीपॉप के लिए ना, कोई और बच्चा आ जाता होते हैं, बांट लो, कुछ भी कर लो, इस तरीके से हम लोग को बच्चा समझ के, अब क्या करोगे। तो ये कहा कि बन गया है, दो काम करो, हम इसको डिसमिस करेंगे या वापस लो, वापस नहीं लोगे तो हम इसको डिसमिस करेंगे। मैं वकील साहब से 2 मीटर पीछे खड़ा था, मैं केवल 2 मीटर पीछे खड़ा बैठा था। वकील साहब को पूरा ज्ञात है, मेरी से उनसे पहले बातचीत भी हो रही थी कि मैं पीछे बैठा। अब वकील साहब ने ये कह दिया कि ठीक है, हम वापस लेंगे मुकदमा, जबकि अगर विनीत जी हॉल में मौजूद नहीं था, मैं था, मैं रिप्रेजेंट कर रहा था केस को। अगर ये हम दोनों होते तो विनीत जी से पूछना चाहिए था, ये नहीं थे कोर्ट हॉल में तो मुझसे पूछना चाहिए था। अगर वो मेरे तरफ देखते, मुझसे पूछते, तो मैं बोलता डिसमिस करो। डिसमिस होता तो ये फायदा होता, हम पूरे विश्व में ये बोल सकते थे कि हमें ये जस्टिस देने से, न्याय देने से वंचित किया गया, जस्टिस डिनाइड। लेकिन आज हम ये नहीं बोल सकते, जब हम मुकदमा वापस ले रहे हैं तो हम तो रणछोड़दास बना दिए गए ना, युद्ध के मैदान से भगा दिए गए। फिर मेरी बात विनीत जी से हुई कि क्या आपसे कभी उस डेट से या उससे पहले, मुकदमे से पहले, जब इन्होंने कोर्ट हॉल में कहा कि हम मुकदमा वापस लेंगे, आपसे ये कहा गया था कि हम वापस लेंगे या डिसमिस करेंगे या हम मुकदमा लड़ेंगे? भाई हमारे कंट्रोल में है लड़ना, हमारे कंट्रोल में डिसमिस करना नहीं है, ये कोर्ट के कंट्रोल में है, तुम डिसमिस करो। तो मैं ये चाहूंगा विनीत जी ये कहें कि इनसे मुकदमा वापस लेने की कोई बात नहीं की थी वकील ने, और वकील ने ऐसा निर्णय क्यों लिया, आप बोलिए विनीत जी माइक में, कि आपसे क्या कभी बात हुई थी कि आप मुकदमा वापस लेंगे? सभी लोगों को नमोदाय जय भीम। ये मुकदमा 2 फरवरी 2023 को निर्णय हुआ कि ये जो है मुकदमा वापस ले लीजिए। तो वकील साहब को वापस ले लिया है, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि हम इसको फिर से दाखिल करेंगे, लेकिन फिर से दाखिल नहीं हो पाया है। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि ये स्थिति अभी सुप्रीम कोर्ट में फिर से वापस जा सकती है, इस पे निर्णय लेना आप लोगों की जिम्मेदारी है कि, और जो अवशेष हैं वो बौद्ध अवशेष हैं, और निवेदन यही कि आप लोग कोशिश करिए कि इसको फिर से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा जाए। कौन वकील है, नाम बताया? वकील साहब का नाम है श्री KKL गौतम, कौशल कुमार लाल गौतम। ये बताया कि उस ऑर्डर में डिसमिस एंड विथड्रॉ लिखा हुआ है, खाली हम आपको ऑर्डर दे देंगे थोड़ी देर में ही, हमारे मोबाइल में है। तो देखिए यहाँ पर मैं इस समस्या को 2 पार्ट में लेके आया हूँ, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए क्या है? पार्ट ए ये है, उसके बाद में घूम फिर करके हमारे कान में और बहुत सारे और मौजूद लोगों के कान में आए कि रुपया ले लिया गया है 20 करोड़ या ऐसे ही कुछ, और इसलिए मुकदमा वापस इनके ऊपर अक्विजिशन है, उंगली उठ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, जो मैं तो इनके साथ काम करता हूं, तो मैं ऐसा कुछ नहीं, अगर ऐसा होता तो यार यहाँ पे ये मौजूद ना होते। तो इस तरह की चीजें आई हैं, और इन्होंने अभी आप लोगों के समक्ष बोल दिया है कि इन्होंने कोई कंसेंट नहीं दिया है। विदाउट कंसेंट द पिटीशन हैज बीन विथड्रॉन, बिना इनकी मर्जी के मुकदमा वापस ले लिया गया। तो ये पार्ट ए है।
पार्ट बी क्या है, आगे इसको क्या करना है। ये मुकदमा अकेले इनका या मेरा इंडिविजुअल किसी का नहीं है, ये हमारे समाज का मुकदमा है। इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता है, आप लोग अब डिसाइड कीजिए कि आगे इसको कैसे लिया जाए, कैसे ले चलें, क्योंकि हमें असर्ट करना, असर्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम यहाँ के मूल निवासी हैं, वो हमारी बहुत विरासत है बुद्धिस्ट हेरिटेज, और यह हमारा अधिकार है। आगे इसको कैसे ले जाना है, इस बारे में हम लोग बाद में चर्चा कर सकते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।